Hello friend, this is Anushka Rajput here. Welcome to my YouTube channel Medicos Learning. As you all know that we are discussing disorder of digestive system, and last disorder we discussed in digestive system, that was dumping syndrome and colostomy. So topic of today is hepatitis. ठीक है, hepatitis, the disorder of liver, uh, which has different types, hepatitis A, B, C, E. ठीक है, तो we will discuss all that type of hepatitis one by one. But before discussing that, I want to introduce what is hepatitis. Hepatitis, let's see. Inflammation present on liver cells due to bacterial, viral and parasitic infection. ठीक है, हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है कहाँ पे, लिवर सेल्स में, ड्यू टू बैक्टीरियल, वायरल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन. ठीक है, किसी भी बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से जो लिवर सेल है उसमें इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है, उस डिसऑर्डर को हम क्या बोल रहे हैं, हेपेटाइटिस. डिफरेंट स्टेजेस हैं. ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस है. स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है. जो स्टेज 1 है उसको हम प्री एक्टेरिक फेज भी बोलते हैं. सेकेंड है हमारे पास एक्टेरिक फेज, एंड आफ्टर दैट वी हैव पोस्ट एक्टेरिक फेज. ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्री एक्टेरिक फेज. जो एक्टेरिक वर्ड है यहाँ पे वो डिनोट करता है जॉन्डिस को, इंक्रीज्ड बिलीरुबिन लेवल. तो प्री एक्टेरिक फेज में क्या होता है, इन दिस स्टेज अकर बिफोर अपीयरेंस ऑफ जॉन्डिस. ठीक है, जॉन्डिस अपीयर होने से पहले की स्टेज है. ठीक है, इसमें हमारे पास फ्लू लाइक सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे पेशेंट में. एग्जांपल लिखा है नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, एनोरेक्सिया. ठीक है, एक्सेट्रा. All these type of symptoms are present in the patient. After that, in this stage, serum bilirubin level is elevated. ठीक है, अगर हम पेशेंट में एग्जामिन करेंगे तो हमें जो सीरम बिलीरुबिन लेवल है वो क्या है, पेशेंट में इंक्रीज्ड मिलेगा. सेकेंड स्टेज हमारे पास जो है वो है एक्टेरिक फेज. इन दिस स्टेज जॉन्डिस अपीयर. ठीक है, उसमें क्या था, अपीयर नहीं हुआ था, बट अब हमें अपीयर होगा बॉडी में. स्किन का कलर चेंज होगा, यूरिन का कलर चेंज होगा, स्टूल में कलर नहीं आएगा. तो ऐसे सिम्टम्स है ना. डार्क येलो कलर यूरिन होगा पेशेंट का, और क्ले कलर स्टूल होगा, क्योंकि जो यूरोबिलिनोजन क्या है, यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन क्या है, उनमें क्या ऑल्ट्रेशन होगी. यूरोबिलिनोजन जो है इंक्रीज हो गया, स्टर्कोबिलिनोजन क्या है, डिक्रीज है. इन दिस स्टेज डिक्रीज प्री एक्टेरिक फेज सिम्टम. ठीक है, जो ऑलरेडी प्री एक्टेरिक स्टेज में नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया ऐसे सिम्टम अपीयर होते पेशेंट को, क्या है, कम हो जाएंगे, सबसाइड हो जाएंगे इस स्टेज में. बट जो नेक्स्ट अपने इसके एक्टेरिक फेज के सिम्टम है वो क्या अपीयर होंगे. आफ्टर दैट वी हैव पोस्ट एक्टेरिक फेज. ठीक है, पोस्ट एक्टेरिक फेज में क्या होगा, इट इज रिकवरी फेज एंड इंक्रीज एनर्जी लेवल. ठीक है, इस एक रिकवरी फेज है. इसमें पेशेंट का जो एनर्जी का लेवल है वो क्या ऑल्टर होगा. पहले वो मलेज महसूस कर रहा था, सुस्ती महसूस कर रहा था, अब क्या उसका जो एनर्जी का लेवल है वो क्या इंक्रीज होगा. जो यूरिन का कलर होगा वो और जो स्टूल का कलर होगा क्या नॉर्मल होगा. अगर हम सीरम बिलीरुबिन लेवल चेक कराएंगे तो वो भी क्या है, नॉर्मल हो जाएगा. तो ये थी हमारे पास स्टेजेस. फर्स्ट के अब हमने डिस्कस किया आज हेपेटाइटिस होता क्या है. हमने पढ़ा जो लीवर के सेल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है किसी भी बैक्टीरिया, वायरल या पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से. डिफरेंट स्टेजेस है. फर्स्ट है हमारे पास इसमें प्री एक्टेरिक, देन एक्टेरिक, एंड आफ्टर दैट वी हैव पोस्ट एक्टेरिक फेज. जो प्री एक्टेरिक फेज है उसमें क्या है, फ्लू लाइक सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया. ठीक है, जो भी फ्लू के सिम्टम्स होंगे वो पेशेंट में क्या प्रेजेंट होंगे. और अगर हम बिलीरुबिन का लेवल, सीरम बिलीरुबिन का लेवल चेक कराएंगे पेशेंट में, वो क्या इंक्रीज मिलेगा हमें. उसके बाद हमारे पास आई एक्टेरिक फेज. जो एक्टेरिक फेज है उसमें क्या होगा, जो प्री एक्टेरिक फेज के सिम्टम थे वो क्या है, डिक्रीज हो जाएंगे, और जो यूरिन का कलर है वो डार्क येलो हो जाएगा, स्टूल का कलर क्या है, क्ले कलर का स्टूल होगा. ऐसे वाले सिम्टम क्या अपीयर होंगे पेशेंट में. आफ्टर दैट वी हैव पोस्ट एक्टेरिक फेज. पोस्ट एक्टेरिक फेज में क्या होगा पेशेंट में, जो उस रिकवरी फेज है इसमें जो पेशेंट पहले सुस्ती महसूस कर रहा था, अब इसमें क्या है, एनर्जेटिक वो महसूस करेगा, एनर्जी का लेवल इंक्रीज होगा, और जो स्टूल और यूरिन का कलर चेंज हुआ था, जो ऑल्ट्रेशन हुई थी, वो भी नॉर्मल आ जाएगी. उसके बाद जो सीरम बिलीरुबिन का लेवल है हमारे पास वो भी क्या है, नॉर्मल आ जाएगा. अब हम इसके टाइप डिस्कस करेंगे वन बाय वन. वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस.
ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस हैं। फर्स्ट मैंने फीचर्स लिखे हैं सारे, फिर हेपेटाइटिस के नाम लिखे हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना। इसके अलावा इसके इंडिविजुअल कौन से रिस्क पे हैं, क्या डायग्नोस करेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसके। पर पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबकी। फर्स्ट है हमारे पास अनदर नेम, ठीक है, ऑल्सो नोन एज। जो हेपेटाइटिस ए है उसका अनदर नेम है हमारे पास इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, और जो हेपेटाइटिस बी है उसका अनदर नेम है हमारे पास सीरम हेपेटाइटिस। वैसे ही सेम जो हमारे पास हेपेटाइटिस सी है उसका अनदर नेम है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, और जो डी और ई है उनके लिए कोई पर्टिकुलर अनदर नेम नहीं है। सेकंड है हमारे पास कॉजेटिव एजेंट। इसका जो हेपेटाइटिस ए का कॉजेटिव एजेंट है वो है हेपेटाइटिस ए वायरस। ये एक आरएनए वायरस है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वायरस है इसका पॉजिटिव एजेंट, और एक डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी के अलावा सारे क्या है, आरएनए वायरस है। तो इसमें सेम हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, तो बाकी सारे क्या है, आरएनए वायरस है। सिर्फ जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है वो क्या है, डीएनए वायरस है। थर्ड आ गया हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास 2 to 6 वीक है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए का। फिर 6 to 24 वीक्स है हेपेटाइटिस बी का। 5 to 10 वीक्स है हेपेटाइटिस सी का। 7 to 8 मंथ है हमारे पास हेपेटाइटिस डी का, और 2 to 9 वीक है हेपेटाइटिस ई का। इसमें जो हेपेटाइटिस डी है उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो याद नहीं होते तो हम इसको 26, 4, 24, 6, 24, 5, 10, 78 और 29 ऐसे याद कर सकते हैं इजिली, है ना। क्या है, 26 है, फिर 6, 24 है, 5, 10 है, फिर 78 है, फिर 2, 29 है। तो ऐसे क्या लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आ गया रूट ऑफ ट्रांसमिशन। रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो हेपेटाइटिस ए है उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन फिको ओरल रूट है, ठीक है, फिको ओरल रूट। कंटेमिनेटेड मेन सोर्स इसमें रहेगा होने का कंटेमिनेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो हेपेटाइटिस बी है वो ब्लड और बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर में आने से होता है, जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसके, है ना। चाहे जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अगर सलाइवा के कांटेक्ट में आ रहे हैं, सीमन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये वाला जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये क्या उस पर्सन को भी ट्रांसमिट हो सकता है जो कि कांटेक्ट में आ रहा है। ये कंटेमिनेटेड नीडल से, सिरिंज से भी हो सकता है। बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, अगर मदर इन्फेक्टेड है और उसकी जो सिक्रीशंस है वो बच्चे के कांटेक्ट में आ रही है जब वो बर्थ दे रही है बेबी को, तो बच्चे में भी हेपेटाइटिस बी होने के क्या है, चांसेस है। नेक्स्ट जो हेपेटाइटिस सी है वो सेम है, ठीक है, ब्लड से भी हो सकता है, सलाइवा से, मतलब सिक्रीशंस के कांटेक्ट में आने से हो रहा है। बट जो हेपेटाइटिस बी सी है उसमें मेनली जो ट्रांसमिशन रहता है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन रहता है हमारे पास ब्लड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। इन्फेक्टेड ब्लड से या इन्फेक्टेड कंटेमिनेटेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से जो होता है उसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हेपेटाइटिस डी। ए भी सेम ब्लड वाला ही है, ठीक है, बट जो हेपेटाइटिस डी है अकेला नहीं होगा पर्सन को, ठीक है। हेपेटाइटिस डी को जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो चाहिए होता है रेप्लिकेशन के लिए, तो ये क्या है, साइमल्टेनियसली साथ में होते हैं दोनों। हेपेटाइटिस डी तभी होगा जब पेशेंट में हेपेटाइटिस बी का भी वायरस होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो हेपेटाइटिस ई है वो हेपेटाइटिस ए के जैसे सेम, ठीक है, वाटर बॉर्न है मेन, ठीक है, और वो उन एरिया में ज़्यादा होता है जहाँ पे सीवेज का जो डिस्पोजल है वो क्या एक्यूरेटली नहीं होता है, इनएडिक्वेट होता है। तो ओरल रूट ही हो गया इसमें भी, है ना, जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शियस है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, 2 to 6 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, फिर ओरल रूट है। जो सीरम हेपेटाइटिस है हमारे पास वो क्या है, डीएनए वायरस है, 6 से 24 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। ब्लड से होता है, बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर से होता है, सेक्सुअल से कांटेक्ट से होता है, मदर से भी बेबी को हो सकता है अगर सिक्रेशन के कांटेक्ट में आता है बेबी। उसके बाद आ गया हमारे पास जो हेपेटाइटिस सी है वो क्या मोस्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होने वाला है, ठीक है। और क्या हेपेटाइटिस डी अकेले नहीं होता, इसके लिए हेपेटाइटिस बी का साथ में होना जरूरी है। उसके बाद आ गया हेपेटाइटिस ए। ये भी फिको ओरल रूट से होता है, जहाँ पे वाटर जो होता है कंटेमिनेटेड होता है, वहां से क्या है मेनली फैलता है। तो ये सारे क्या हमने पढ़ लिए हेपेटाइटिस के इंट्रोडक्शन। आगे देखते हैं हम इनका ऐसे कौन से इंडिविजुअल हैं जो रिस्क पे हैं डिफरेंट डिफरेंट हेपेटाइटिस के, कैसे हम डायग्नोस करेंगे और क्या ट्रीटमेंट देंगे।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास इंडिविजुअल ऑन रिस्क। हेपेटाइटिस ए में जो बच्चे हैं लेस देन 5 ईयर वो क्या रिस्क पे रहते हैं, ठीक है। अगर वो अच्छे से अपने हाथ नहीं वॉश करेंगे तो फीकल और रूट क्या रहता है ट्रांसमिशन का, तो वो इसलिए बच्चे क्या लेस देन 5 ईयर ऑफ एज क्या रिस्क पे रहते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अंडर सुपरविजन होकर अच्छे से हैंड वॉशिंग कराएं उनको। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हेपेटाइटिस बी, ठीक है। आईवी ड्रग अब्यूजर है, हेल्थ केयर वर्कर है, ठीक है। ये सारे क्या है हेपेटाइटिस बी के रिस्क पे हैं। हेपेटाइटिस सी के आईवी ड्रग अब्यूजर, हेल्थ केयर वर्कर और पेशेंट जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या रिसीव कर रहा है। आईवी ड्रग अब्यूजर, पेशेंट रिसीविंग रेपिटेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेम, ठीक है, सारे में सेम है। और सिर्फ एक हेपेटाइटिस ए और जो हेपेटाइटिस ई है वो क्या डिफरेंट है, इसमें ट्रेवलर्स और जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो क्या रिस्क पे रहती हैं। अगर प्रेग्नेंट फीमेल में हेपेटाइटिस ई हो इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें बच्चे में स्टिल बर्थ अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। डायग्नोस हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए वायरस की एंटीबॉडीज हमें ब्लड में मिलेगी। हेपेटाइटिस बी जो सरफेस एंटीजन है वो देखने को मिलेगा हमें ब्लड में, ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस की एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी। हेपेटाइटिस डी वायरस की एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी। हेपेटाइटिस ई वायरस की एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी ब्लड में, ठीक है। सिर्फ इसमें सरफेस एंटीजन का है, बाकी सारों में क्या एंटीबॉडीज है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ट्रीटमेंट में हम हैंड वॉशिंग कराएंगे पेशेंट में। अगर फिकोर और रूट है ट्रांसमिशन का तो अच्छे से हैंड वॉशिंग कराएंगे। वाटर और जो फूड है वो कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए। स्लम एरिया में अगर रह रहा है तो वाटर का ट्रीटमेंट करवाएंगे, वहाँ पे क्लोरिनेशन और ब्लीचिंग पाउडर से। स्टूल कंटेमिनेटेड है तो उसके लिए जो प्रिकॉशंस होनी चाहिए यूज़ करनी है। इन्फेक्टेड नीडल के कांटेक्ट में नहीं आना है, ठीक है। और क्या प्रिक हो गया तो इमीडिएटली इन्फॉर्म भी करना होता है। प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट जो होता है इसमें वो फिर शुरू कर देते हैं। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन देते हैं पेशेंट को, ठीक है, हेवरिक्स जिसका नाम है। 2 डोज देते हैं हम 6 मंथ के गैप में, ठीक है। आज लगाई फिर 6 मंथ बाद फिर से रिपीट करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हेपेटाइटिस बी का हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, सेम, ठीक है। ब्लड जो डोनर्स हैं, ठीक है, ब्लड से हो रहा है, इन्फेक्टेड ब्लड से हो रहा है तो उनका क्या स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है, प्रिकॉशंस यूज करनी है। इन्फेक्टेड नीडल से हो रहा, ठीक है, तो उनके कांटेक्ट में नहीं आना है और ग्लव्स वियर करने हैं हर टाइम, ठीक है। और जो वैक्सीन हम इसमें देते हैं वो कौन सा है, एंग्रिक्स देते हैं। 3 डोजेस में देते हैं। 0 डोज देंगे, फिर 1 डोज देंगे, पहले 0 मंथ पे देंगे, 1 मंथ पे, फिर 6 मंथ पे देंगे, ऐसे। हेपेटाइटिस बी का भी सेम हेपेटाइटिस बी के जैसे ही है ट्रीटमेंट, और हेपेटाइटिस डी का भी। हेपेटाइटिस डी में भी हम सेम हेपेटाइटिस बी वाला ही वैक्सीनेशन दे रहे हैं, इसमें भी। और हेपेटाइटिस डी का ट्रीटमेंट भी हम देंगे साथ साथ में पेशेंट में। जो हेपेटाइटिस ई है उसमें भी स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग करनी है। वाटर सप्लाई जो जहाँ से भी आ रही है उसको अच्छे से ट्रीट करना है, सैनिटाइज करना है वाटर, ठीक है। ये सारा क्या है ट्रीटमेंट है। तो इसी के साथ जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या खत्म हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से लेक्चर्स, और इसके अलावा इसके क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। मस्कुलर स्केलेटन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।